Sir, now can I start my session? Yes, sir, you can start. So, very good evening, everyone. So, here is speaking Raghavendra Vedi, and we all know that as to why we have gathered here. What? So, know the hidden secrets of NEP 2020. So, dear all, I'm just going to share my screen so that you all will be able to know everything about the PPT, what is being written as what is. Okay. I hope that it's visible. Okay. So, as we know that, what are the hidden secrets of NEP 2020 as is what is actually it is. Okay, so the National Education Policy, it's not a, only we may say cooperative document. It's a very transformative document. It's full of implications as a social shifts often go unnoticed. This presentation always delivers into the लेस डिस्कस्ड एस्पेक्ट्स ओके जो कि डिस्कशन जिन टॉपिक से बहुत कम हुआ है आज मैं कोशिश करूंगा मैं उन्हीं चीजों को कवर अप एज वाइंड अप करूं ऑफरिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे कहने की डीपर अंडरस्टैंडिंग आई होप दैट यू विल गेट ओके सो लेट्स स्टार्ट मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड ओके ओके so whenever we are going to talk about the this one that beyond the blueprint what we are told us as a what's truly hidden ठीक है तो आपका क्या रहता है हमें एनईपी 2020 के बारे में जो दिखाया गया है कहीं ना कहीं बताया गया है कि वो एक वेल ड्राफ्टेड पॉलिश्ड वर्जन है जिससे कि हम लोग जानते हैं ना 5+3+3+4 स्ट्रक्चर कोडिंग फ्रॉम क्लास 6 बताया गया है मदर टंग इन अर्ली ईयर्स कहीं ना कहीं डिस्कशन किया गया है आई थिंक ठीक है ठीक है और इन सब हेडलाइंस ने मीडिया और पब्लिक अटेंशन कहीं ना कहीं खींच लिया है इसके अलावा हम सब इसे कभी डिस्कशन कहीं ना कहीं होता ही नहीं लेकिन जब हम इस ब्लूप्रिंट के अंदर जाके देखते हैं कि तो हमें ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स पता लगते हैं जो हाईलाइट नहीं है अभी तक हमारे माइंड में कहीं ना कहीं नहीं हुए हैं तो उन्हें समझने का नजरिया कहीं कहीं दिखाया गया है और हमें बताया गया है ठीक है तो अगर मैं बात करूं ये क्या करता है आपको और प्रेजेंट करता है ग्रैंड विजन ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म But beneath the surface, there are subtle nuances and unspoken challenges. We will explore the discrepancies between the policy's goals as well as the practical realities of implementation, revealing the hidden layers of ambitious policy. अगर मैं बात करूं पब्लिक नैरेटिव की focus on brand goals as an universal access, equity, quality, and accountability in education. Hidden realities, implementation complexities, resource allocation challenges, and potential resistance to change. Bridging the gap. Whenever we are going to talk about the topic of bridging the gap, understanding the true scope of required systematic changes for successful policy of execution. Okay, now come on the next headline. The silent revolution. Okay, what is about the silent revolution? Okay, in foundational literacy and numeracy, which is known as the FLN. So, dear all, may I know the about the goal of FLN? FLN का गोल FLN का गोल कोई बताना चाहेगा कि क्या था गोल आपका FLN क्या है एक्चुअली में और उसका गोल क्या है FLN व्हाट इज FLN डोंट वरी कोई गलत बताएगा तो भी चलेगा इवन दौड़ेगा भी क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई जज थोड़े ना करना है कोई यहाँ इंटरव्यू डेमो नहीं चल रहा है हो सकता है बहुत सारी मिस्टेक्स मैं करूं हो सकता है बहुत सारी मिस्टेक्स आप करो तो अगर गलत कोई बताता है देन वी विल करेक्ट हम लोग करेक्ट करेंगे एक दूसरे से कोलैबोरेशन करके बातचीत करके बट यहाँ पे क्या है कि आपको बोलना है ऐसा नहीं कि रिसोर्स पर्सन में हूँ तो डेफिनेटली आई विल ओनली डिलीवर आई विल रेस्पॉन्सिबल आप लोग बोल सकते हो फिलहाल मैं तो फिलहाल परमिट कर रहा हूँ कि आप लोग बोलिए FLN का गोल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का गोल क्या था अदरवाइज आप लोग सिंपली नो कर सकते हो नो इशू अगर नहीं पता देन आई विल नो Okay, just to provide basic accuracy or literacy. ओके आपने बोला कि बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशंस कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराने का कहीं ना कहीं गोल है लाइक दिस बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज का कहीं ना कहीं मैम बिल्कुल Yes, सही है आई थिंक मैम योर नेम इज दीपा राइट दीपा मैम yes, yes, right. ओके ओके वेरी गुड मैम देखिए जैसे कि मैम ने बताया कहीं ना कहीं फाउंडेशनल नॉलेज से रिलेटेड मैम ने बोला
ठीक, तो यहाँ पे मैम ने कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश करी है, वेरी गुड दीपा मैम। जैसे कि मैं इसका एक्चुअली में गोल जो है, वैसे मैम ने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है, बट आप इसे जब आप केवल एफएलएन की वर्कशॉप दे रहे हो देन बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि गोल क्या है, तो गोल में आप यही बोल सकते हैं कि इट्स मेन गोल इज टू दैट, क्या है इनका, कि आपको क्लास ग्रेड 3 तक बच्चे को, यानी कि क्लास 3 तक बच्चे को सिंपल बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, रीडिंग एंड राइटिंग आ जानी चाहिए। बस इनका इतना सा गोल। कितने? ग्रेड 3 तक। क्या इनकी बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हो सकती हैं? सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके। तो कहीं पे अगर मैं बात करूं, ठीक है। हम्म। तो while NEP 2020 emphasizes early childhood education for foundational literacy and numeracy, its broader ambition extends to transforming learning across all stages. इसका मेन गोल क्या है? केवल लर्निंग को ट्रांसफॉर्म करना है अक्रॉस ऑल स्टेजेस। ठीक, स्टेजेस हम सभी को बार बार पता है, 5+3+3+4 जो इनका स्ट्रक्चर, स्टेजेस का जो इनका फिनोमिना, अगर मैं साइंस की भाषा में बोलूं जो है, तो कहीं ना कहीं वो है, this includes a quiet but profound shift in pedagogical approaches and curriculum designed to ensure strong foundational skills for students, not just young children. इनका गोल यही नहीं कि केवल यंग चिल्ड्रन के लिए है, इनका गोल ये भी कि फाउंडेशन नॉलेज पे और फाउंडेशन स्किल्स पे भी ध्यान देना। अच्छा, बहुत से लोग देखते होंगे कि बच्चों को एबीसीडी तो याद है, बट उन्हें क्या है, हिंदी में जो छोटा बड़ा होता है कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। ऐसा है कि नहीं? या फिर बच्चे क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं देन वो बेसिक कैलकुलेशन ही खा जाते हैं। हम लोग हिंदी में बोलते हैं खा गए तुम, या फिर यूं कहूं भूल गए। कितने लोग ऐसा सुना है, या फिर यूं कहें हुआ है ऐसा, या फिर लोगों ने ऑब्जर्व करा? आई थिंक एवरीवन हैज ऑब्जर्व ऑलरेडी। यस सर। डेफिनेटली ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, आगे का पढ़ते जाते हैं। इवन हम लोग दूसरों की बात करें, हम लोग के साथ खुद में ऐसा होता है कि हम लोग आगे का क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पिछला ही खा जाते हैं। जैसे अभी मैंने एफएलएन पूछा, तो मैं नहीं कह रहा किसी को यहाँ नहीं आता था, देखिए दीपा मैम ने इवन ट्राई भी करा। आता था, सभी को पता था, बट हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, कुछ लोग हो सकता है सच में नहीं आता हो। अच्छा, कंफ्यूजन यहाँ पे कैसे क्रिएट हुआ? कहीं ना कहीं आपका लैक ऑफ फाउंडेशन नॉलेज एक कहीं ना कहीं अप्लाई हो गया ना, ये बुलेट पॉइंट। तो यही चीज कहीं ना कहीं मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग, या यूं कहें हम लोग, पिछला खाते जाते हैं, इवन फॉरगेट करते जाते हैं, और आगे का देखते जाते हैं, पीछे की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं अर्ली चाइल्डहुड एम्फेसिस की, तो फिर ये फोकस करता है आंगनवाड़ी पे, प्री स्कूल्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ बहुत सारे मेरी प्रीवियस वर्कशॉप में। आपका क्या होता है कि वही डेवलपमेंट होता है कहीं ना कहीं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, इसमें आपका इंक्लूड हो जाता है एचपीसी, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या होता है? ये आपका फीडबैक, इसमें सभी का मेंशन होता है पहली बात तो। इवन इसमें मेन यूनिक चीज क्या होती है कि इसमें फीडबैक स्टूडेंट का भी मेंशन होता है। वाइल वेन एवर वी ऑल आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फीडबैक ऑफ स्टूडेंट, सो इट्स नॉट मैंडेटरी एज ए नॉट इंक्लूडेड इन व्हाट ट्रेडिशनल प्रोग्रेस कार्ड। आपका ट्रेडिशनल जो प्रोग्रेस कार्ड था उसमें इंक्लूडेड नहीं था। But whenever we are going to consider the case of HPC, means holistic progress card, it's always included. ठीक है। Beyond early years, remedial programs and continuous assessment for older students struggling with basics. Exactly. Okay, now come on the next. Decoding the flexibility clause. Okay, implications for university autonomy. ठीक है। तो and curriculum. NEP 2020 promotes flexibility in higher education. अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन कैसे हुई, किसी को पता है? ये तो बड़ा कॉमन सा फैक्ट था, सभी लोगों को पता था। कैसे आई फ्लेक्सिबिलिटी हायर एजुकेशन में? क्या इनका स्टेटमेंट था जब ये जो आपका जुलाई में स्टेटमेंट जब आया था 2020 में, तो क्या इनका स्टेटमेंट आया था हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग? कोई बता सकता है? फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने कैसे कहा? फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग सब जानते हैं हिंदी में क्या होता है, लचीला, कोई प्रेशर ना होना कहीं ना कहीं। अगर मैं बोलूं तो किस तरीके से आप कह सकते हैं हायर एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने रिड्यूस करने का है? फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे देखिए, मैं अगर बात करूं फ्लेक्सिबिलिटी की, तो फ्लेक्सिबिलिटी में इन्होंने यही चीज बोली है क्या, कि आपका जब भी जो स्टेटमेंट आया था तो इन्होंने यही चीज बोली
कि नई नई क्या कहते हैं, आपको जो है आप हायर एजुकेशन में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। साइंस वाला कॉमर्स पढ़ सकता है, कॉमर्स वाला साइंस पढ़ सकता है, इवन आर्ट्स वाला साइंस पढ़ सकता है, साइंस वाला आर्ट्स पढ़ सकता है। तो मतलब कि इन्होंने क्या करा कि यहाँ पे इन्होंने क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर दी। क्यों? पहले क्या होता था, प्रेशर होता था कि नहीं नहीं, मैंने धोखे से आर्ट्स साइड सब्जेक्ट ले लिया है, मुझे इंटरेस्ट किसमें था, साइंस में। ठीक है, मुझे किसमें इंटरेस्ट था, आपका साइंस में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी अब दी है। बट दिस कॉन्सेप्ट होल्ड कॉम्प्लेक्स इम्प्लीकेशंस। कैसे होती हैं? यानी कि अगर मैं बात करूं, एनईपी 2020 फ्लेक्सिबिलिटी का प्रॉमिस करता है, लेकिन इस कंसेप्ट को पीछे कुछ कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस भी छिपे हैं। आपके चैलेंजेस क्या क्या जैसे हो सकते हैं, मैं बात करता हूँ, ऑटोनॉमी एंड इनोवेशन। यूनिवर्सिटीज को कोर्सेज डिजाइन करने की फ्रीडम मिलती है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के चलते मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज प्रमोट की जाती हैं। स्टैंडर्डाइजेशन चैलेंजेस में अगर मैं बात करूँ, क्वालिटी और डिग्री रिकॉग्निशन मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, क्वालिटी और डिग्री रिकॉग्निशन जो होता है कहीं ना कहीं वो मुश्किल पड़ सकता है। ठीक है, सभी इंस्टीट्यूशंस को कंसिस्टेंट बेंचमार्क्स फॉलो करना पड़ेगा, या फिर यूं कहीं करने पड़ेंगे। इक्विटेबल एक्सेस की अगर मैं बात करूं, फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। रूरल और रिसोर्स पुअर लर्नर्स के लिए एक्सेस और पार्टिसिपेशन चैलेंज बन सकता है। एग्जैक्टली exactly. अगर मैं शॉर्ट में, अगर इस पीपीटी एज ए स्लाइड को मैं कंक्लूड करना चाहूँ, तो मैं यही बोलूंगा, एनईपी 2020 की फ्लेक्सिबिलिटी यूनिवर्सिटीज को इनोवेट करने का मौका देती है, लेकिन उसके साथ स्टैंडर्डाइजेशन और इक्विटी के एरियाज में नए रिस्क पर सामने आ, आते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज इसमें मैंने दिखाने का पूरा पूरा प्रयास किया है आपके उसमें। मैं अगर बात करूं, टीचर एम्पावरमेंट पैराडॉक्स, द बर्डन एंड ब्रिलियंस ऑफ न्यू पेडागोजीज। तो मैं अगर जब भी इस पॉइंट को लेके आता हूँ, ठीक है, तो क्या एनईपी 2020 चैंपियंस टीचर्स एम्पावरमेंट एमिंग टू एलिवेट their roles as innovator. However, this empowerment comes with the immense responsibilities of adopting new pedagogies, integrating technologies, and catering to diverse learning needs. Balancing this burden with the existing workload is a critical unspoken challenge. एग्जैक्टली, एनईपी 2020 टीचर्स को एम्पावर करता है न्यू एज पेडागोगीज लाइक जैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, टेक सिविल लर्निंग। लेकिन ये एम्पावरमेंट की डुअलिटी के साथ आता है, ब्रिलियंस के साथ बर्डन भी। ठीक है, डुअलिटी के साथ में क्या, तो बर्डन। भाई हमारा ह्यूमन माइंड है, हम सारी चीजों को एबिलिटी अपनी बढ़ा सकते हैं मैनेज करने की, बट हम लोग से बाय नेचुरल सारी चीजों को मैनेज नहीं कर सकते। क्यों? लाइक अगर मैं बात करूं, हमारे पास में दो हैंड हैं, केवल दो हाथ हैं। हम क्या लगता है चार हाथ का काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं कहूँ तुरंत कर देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। वी हैव नीड ऑफ व्हाट, एफर्ट्स की हमें नीड होती है, देन वी वुड बी एबल टू डू एज अ परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क। अगर मैं बात करता हूँ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर्स को लगातार नए मेथड्स और स्ट्रैटेजी सीखने की एक्सपेक्टेशंस हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, आपने वेबिनार क्यों अटेंड कर रहे हैं? अच्छा सच बताइएगा, आप लोग वेबिनार को अटेंड करने का क्या पर्पस है, आप सभी ऑब्जेक्टिव क्या है आप लोगों का? बताइए। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। बेनिफिशियल के लिए सर, कुछ बेनिफिट हो, कुछ नया सीखे जो हमें अपने क्लास में इम्प्लीमेंट कर सके। एग्जैक्टली exactly, गीता मैम। हम लोग कहीं ना कहीं बेनिफिट्स के लिए कहीं ना कहीं अटेंड कर रहे हैं, कि हम लोग कुछ नई स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट कर सकें क्लास में। ठीक है, सो दैट्स इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, टीचर्स को लगातार नए मेथड सीखने के लिए, जैसे अभी गीता मैम ने बताया, हर लेवल पर ट्रेनिंग का प्रेशर बढ़ गया है। किस तरीके से अच्छा, ट्रेनिंग का प्रेशर आप लोगों को भी फील हुआ? आई थिंक डेफिनेटली फील हुआ होगा। आपके स्कूल्स में किसी सपोज करिए वर्कशॉप शेड्यूल है, एंड देन यू विल हैव टू अटेंड दैट पर्टिकुलर डे, एंड आपको हो सकता है कोई और उस दिन वर्क है, हो सकता है स्कूल से छुट्टी ना मिल रही हो, लाइक दिस। हो सकता है आपको कभी फील हुआ हो, कितने लोगों को फील हुआ ऐसा? यस सर, हुआ है। होता ही होता है। ठीक है, और भी आई थिंक मेजर कॉज होगा। ठीक है, एनीवन एल्स? हो सकता है आपकी ऑनलाइन वर्कशॉप लगी, हो सकता है आप कहीं रास्ते में हो, देन आपको हो सकता है अटेंड करना हो, आपने उसके लिए हो सकता है पेमेंट भी कर रखा हो, तब भी हुआ होगा प्रेशर। या हो सकता है आपकी वर्कशॉप छूटने पे आ गई, है ना? हो सकता है आपकी वर्कशॉप छूटने पे आ गई हो, आप एंडिंग पे ज्वाइन कर रहे हो, तो भी हो सकता है प्रेशर रहा होगा किस तरीके से। ओके, इंक्रीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज की मैं अगर बात करूं, टीचर्स को अब सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाना, बल्कि फैसिलिटेटर, मेंटोर एंड टेक यूजर भी बनना है। टेक यूजर किस तरीके से बनना है?
टेक यूजर की अगर मैं बात करूं, आप सोचिए, आपको क्या लगता था कि कभी टीचर्स को लैपटॉप की नीड हो सकती है? क्योंकि टीचर्स का तो काम केवल क्या था, एक हमारा माइंडसेट क्या बोलता है कि टीचर्स का काम क्या था पहले, कि केवल बोर्ड चौक डेस्क एंड रेड पेन तक जिंदगी सीमित हो गई थी। बट अगर मैं अभी की बात करूं, अब आपके पास लैपटॉप का होना मैंडेटरी है, डिजिटल बोर्ड आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, प्रोजेक्टर के साथ में आप मीन्स टीचर को टेक सेवी बनना पड़ेगा एनी हाउ एट एनी रेट, अगर वो अच्छी सैलरी एज वेल एज पैकेज एक्सेप्ट एक्सपेक्ट करते हैं, एज वेल एक्सेप्ट करना चाहते हैं। क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं इशू ये चीज पाई गई है कि अगर आप टैक्स से भी नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी एज ए पैकेज पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ जाता है। क्यों पड़ता है? क्यों? आपके टेक्निकल स्किल्स को लेके टेक्स से भी होना, आई थिंक इट्स मैंडेटरी। सो डियर टीचर्स, प्लीज इम्प्रूव डे टू बाय डे, जैसे तरीके से आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, प्लीज आप भी उसके साथ में इम्प्रूव करते जाइए, उसके कहते हैं टेक्स से भी बनते रहिए। जितना आई नो दैट आप लोग हैं, लेकिन उसके साथ में अपडेट रहिए कि एक्चुअली में एजुकेशन सिस्टम में क्या चल रहा है, कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजीज एजुकेशन में इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ठीक है। रिसोर्स गैप्स अगर मैं बात करूं, इंश्योरिंग एडिकेट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर टीचर, ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर और मटेरियल अभी भी काफी जगह मिसिंग है। एग्जैक्टली नई पेडागोगीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए टीचर्स के पास एडिकेट सपोर्ट नहीं मिलता है कहीं ना कहीं। तो अगर मैं इस स्लाइड को कंक्लूड करना चाहूँ तो एनईपी टीचर्स के सेंटर स्टेज पे लाता है, लेकिन बिना प्रॉपर ट्रेनिंग रिसोर्सेज और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के ये एम्पावरमेंट एक प्रेशर बन सकता है। कहते हैं ना, हम लोग जब कोई मन हम लोग काम से नहीं करते हैं, कोई हम लोग मन से नहीं करते हैं किसी काम को, देन क्या होता है, वो चीज प्रेशर में तब्दील हो जाती है। राइट। एम्पावरमेंट तभी सक्सेसफुल है जब ब्रिलियंस के साथ बर्डन का भी सोल्यूशन दिया जाए। ओके। Yes, sir. नाउ, Actually, one more thing I just need to ask. Sir, यस यस one more प्लीज। thing यहाँ पे हो सकता है सर कि ये वन साइज फिट जो पेडागोलॉजी है सर, ये एवरी क्लास में सक्सेसफुल नहीं होगा सर, बिकॉज एवरी स्टूडेंट एवरी टीचर्स आर डिफरेंट, बट द स्कूल्स आर पुशिंग द स्ट्रेटजीज ना, लाइक हमारे पास कोई मैजिक स्पेल है तो सी इफ वन क्लास द स्ट्रेटजी विल वर्क, मे बी दैट सेम स्ट्रेटजी विल नॉट वर्क इन द सेकेंड क्लास हाँ ना। हाँ हाँ, एग्जैक्टली exactly। तो कहीं ना कहीं मैंने बता तो रहा हूँ ना इस चीज को, प्रेशर। हाँ। आपके पास प्रेशर कब बनती है? जब आप कहीं ना कहीं दबाव में होते हो, बर्डन में होते हो। जैसे मैंने अभी आपको बोला, सीबीएसई का जो रूल आया 50 आवर्स की ट्रेनिंग, मीन्स आपको एनी हाउ करनी हो सकता आप। मैं नहीं कह रहा कि आप लोग लर्निंग लर्निंग के लिए ईगर हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप लोग लर्निंग के लिए ईगर नहीं हो, सॉरी मैंने वो गलत स्टेटमेंट बोल दिया था। मैं नहीं कह रहा, मुझे मालूम है आप सभी लोग ईगर हैं लर्निंग के लिए, क्यों? क्यों? आप लोग टीचर हैं, आप लोगों ने इस चीज को प्रूव कर रखा है। बट कहीं पे यहाँ पे ये चीज आ जाती है, क्या आ जाती है कि अगर सपोज करिए, हो सकता है दीपा मैम, गीता मैम, हो सकता है यहाँ पे आप लोग क्या है, आज की डेट में हो सकता है आप लोग फ्री नहीं थे, या हो सकता है मैं कह रहा हूँ आप लोग कल फ्री नहीं हो और आपका हो सकता है सेशन लगा हुआ है। देन क्या हो गई, वही चीज आपकी क्या हो गया, बर्डन एज वेल प्रेशर में कन्वर्ट हो चुकी है। मैं नहीं कह रहा कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं थे सेशन को अटेंड करने के लिए, ऑब्वियसली थे इंटरेस्टेड, बट हो सकता है आपके पास लैक ऑफ टाइम हो सकता है आपके पास में वो स्लॉट ना हो दैट टाइम पे कि आप अटेंड कर सको। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए प्रेशर क्रिएट कर देता है, लाइक दिस। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। मैं अगर बात करूं, वोकेशनल इंटीग्रेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग्स पे बहुत ज्यादा आजकल कंडक्ट होनी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। ठीक है, वोकेशनल इंटीग्रेशन, द पाथ लेस टेकन फॉर स्किलिंग इंडियाज यूथ, अगर मैं इसकी बात करूं। ठीक है। तो जब भी मैं बात करता हूँ इन सारे टॉपिक्स की, ठीक है, तो हमेशा मैं एक ही चीज अरे देखता हूँ, क्या, कि एनईपी 2020 स्ट्रेस द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम एन अर्ली एज। ओके, फ्रॉम एन अर्ली एज। ठीक है। तो एमिंग, एम इसका क्या है, एमिंग टू इक्विप यूथ विद प्रैक्टिकल स्किल्स while ambitious the actual implementation faces hurdles in establishing robust industry linkages, ensuring quality training and changing social perceptions about vocational pathways। आप इस ग्राफ को देख सकते हैं वेरी इजीली, आपका 0 से स्टार्ट हुआ है, 120 तक गया है, एक्स एक्सिस तक। देन आपने क्या देखा, इंडस्ट्री लीकेजेस का क्या रेशो जा रहा है, क्वालिटी ट्रेनिंग की क्वालिटी का क्या रेशो जा रहा है। ठीक है। देन आपने ये देखा, हम्म अगर मैं बात सोशल परसेप्शन को देखा, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, और मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स की, सबसे पहले और बेसिक चैलेंज है कहीं ना कहीं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक होना।
ज्यादातर स्कूल्स के पास प्रॉपर वर्कशॉप्स, लैब्स, टूल्स और मशीन्स नहीं है जिसमें स्टूडेंट्स रियल स्किल प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, वो जो कि है ही नहीं, स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? ठीक है, और कहीं ना कहीं तभी आपका लर्निंग गैप ऑकर हो रहा है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप लोगों ने कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस करी कि आपने सीबीएसई के ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा, वो कहीं ना कहीं स्कूल आपके लिए दूर पड़ता है, कहीं ना कहीं समवेयर दैट इज फॉर अवे फ्रॉम योर लोकेशन, तो कहीं ना कहीं दैट समवेयर ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रेशर। क्यों होता है? क्योंकि उनके आपके पड़ोसी स्कूल्स में वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी, उनके पास में वेन्यू डायरेक्टर के पास में वो फैसिलिटी नहीं थी अवेलेबल, तभी तो वो नहीं बनाए गए आपके ट्रेनिंग के सेंटर। तो कहीं ना कहीं आपको भी प्रेशर हो गया, और कहीं ना कहीं आपका फेयर भी बढ़ गया। आप भाई जा रहे हो कहीं पे, तो आपका कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है किराया लगता है, इन हिंदी हम लोग क्या बोलते हैं, किराया, फेयर लगता है। कहीं ना कहीं इट्स ऑल्सो समवेयर मेजर इशू, एंड लेट मी चेक अ कमेंट ऑल्सो। यस एग्जैक्टली, है ना? ओके राजेश्वरी मैम, ओके रिसीव्ड। हम्म, ठीक। अर्बन स्कूल्स कुछ एक्सटेंड तक मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास में सारी फैसिलिटीज ऑलमोस्ट अवेलेबल रहती हैं, लेकिन रूरल एरियाज में सिचुएशन बहुत वीक रहती है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बैकलेस डेज और हैंड्स ऑन लर्निंग का आइडिया तभी काम करेगा जब रियल टूल्स अवेलेबल हो। हैंड्स ऑन लर्निंग कब काम करेगी? जब आपके पास में हैंड वाली कुछ फिजिकल चीजें हो ना। मान लीजिए मैं अगर बात करूं फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स की, जब तक आपके पास में ओम्स लॉ कंडक्ट कराने के लिए कुछ नहीं है, आप कैसे करोगे? तब तक आप उसकी थ्योरी तो पढ़ सकते हो, आपसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक और बात करूं, कारपेंट्री सिखाना हो या सीखना हो तो हैमर और वुड चाहिए ना। कंप्यूटर स्किल्स हो तो प्रॉपर लैब्स चाहिए। अदर सपोज के लैब्स ना हो, आपके पास में वुड और हैमर ना हो, तो आप कारपेंट्री हो या लोगे नहीं सीख सकते ना। तो कहीं ना कहीं होता है। अगर मैं बात करूँ सोशल परसेप्शन, तो वोकेशनल एजुकेशन को अब भी एक सेकेंड क्लास ऑप्शन माना जाता है। पेरेंट्स और इवन स्टूडेंट्स सोच लेते हैं कि स्किल बेस्ड काम या हैंड्स ऑन जॉब का मतलब है काम प्रेस्टीज, एज अ कम पैसा होना। जब तक हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे, तब तक वोकेशनल स्ट्रीम को सीरियसली नहीं लिया जाएगा। मीन्स अगर मैं बोलूँ, इंडिया प्रोड्यूसेस इंजीनियर्स विदाउट टूल्स एंड वर्कर्स विदाउट डिग्निटी। ओके। अगर मैं बात करूं क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, अगर हम वोकेशनल सब्जेक्ट्स स्कूल में ला भी दें, तो कौन सिखाएगा? उन्हें सिखाएगा कौन? सपोज करिए हम ले आए, देन हु विल टीच देम? ओके। सर्टिफाइड और ट्रेन वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स की कमी है कहीं ना कहीं। करिकुलम भी कई जगह आउटडेटेड है, जो आज की इंडस्ट्री से मैच नहीं करता। कहीं ना कहीं बिना क्वालिटी के ये ट्रेनिंग सिर्फ नाम की रह जाएगी कहीं ना कहीं। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर, अगर मैं बात करूं एग्जांपल लूं, मॉड्यूल है लेकिन स्मार्ट फार्मिंग टूल्स नहीं सिखाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर सबको पता है, लेकिन उसके मॉडर्न जो टूल्स हैं वो किसी को इंट्रोड्यूस्ड हैं नहीं, सबको नहीं है इवन मैं बोलूं। तो कहीं ना कहीं ये भी इंडस्ट्रियल लिंकेजेस, ठीक है। और सबसे क्रिटिकल इशू, स्कूल और इंडस्ट्री के बीच प्रॉपर कनेक्शन ही नहीं है, कोई इंटीग्रेशन एज अ कनेक्शन ही नहीं है। एनईपी इंटर्नशिप्स और हैंड्स ऑन एक्सपोजर की बात करता है या करती है, लेकिन रियल कंपनीज, एमएनसीज और लोकल इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप्स नहीं हो रहे हैं। कभी आपने देखा आपके स्कूल का टाई अप हुआ हो किसी कंपनी के साथ में? नहीं हुआ। कभी आपके बच्चों को इंटर्नशिप के लिए एक आपने हिडन सीक्रेट, आपने एक चीज में अगर बात करूं, आपने आई थिंक ये जाना होगा कि एनईपी का जब 2020 का स्टेटमेंट आया था, तो उसमें क्या बोला गया था, 9th क्लास के बच्चे इंटर्नशिप पे जाएंगे। आपके क्लास के कभी बच्चे गए स्कूल के? इवन मेरे स्कूल के नहीं गए, 9th क्लास के बच्चे। तो आप बताइए कहाँ पर से ये हिडन जो सीक्रेट रह गए, कहते हैं ना, दफन ही हो गए कहीं ना कहीं। मैं अगर बात करूँ इंडस्ट्री कनेक्शन के बिना स्टूडेंट्स स्किल सीख भी लें तो एम्प्लॉयबिलिटी का गैप बना ही रहेगा, अगर मैं बात करूँ। और जहाँ गए होंगे तो बहुत कम गए होंगे आई थिंक, है ना? तो स्किल विदाउट प्लेसमेंट फ्रस्ट्रेशन, आजकल हम लोग कहते हैं ना प्लेसमेंट नहीं मिल रही है। कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि इंजीनियरिंग में लोग कॉलेज में प्लेसमेंट कंपनीज नहीं आ रही हैं, प्लेसमेंट मिल नहीं रही है। मिल रही तो क्या है, उनका रेशो बहुत कम है। क्यों कम है? क्यों कम है, मैं पूछता हूँ, कम क्यों है? कहीं ना कहीं इशू यही तो आ रहा है, आपका लैक ऑफ फाउंडेशन नॉलेज। कहीं ना कहीं आपके स्किल बेस्ड नॉलेज नहीं, आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं था। दैट्स वाई आपको प्लेसमेंट नहीं मिला, आप प्लेस नहीं हो पाए। ठीक है, तो मैं अगर स्लाइड को क्लोज करने चलूं, तो ये चार पिलर्स क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइंड्स एंड ट्रेनिंग, क्वालिटी, इंडस्ट्री सपोर्ट, अगर नहीं बने तो एनईपी का वोकेशनल विजन सिर्फ पेपर पे ही रहेगा। लेकिन अगर ये चैलेंजेस एड्रेस किए जाएंगे, तो हम इंडिया के यूथ को सिर्फ एजुकेटेड नहीं, एम्प्लॉयबल भी बना सकते हैं। स्किलिंग इज अ न्यू स्कूलिंग, और एनईपी ने ये
गेट खोला है, मैं आपको बताऊं। अब काम हमें करना है। कौन करेगा काम भाई? एनईपी पॉलिसी कौन लाए? ह्यूमंस लाए। काम कौन करेगा फिर? आप लोग एक चीज मान के चलिएगा, कोई और नहीं आ रहा है आपको कुछ भी इम्प्लीमेंट करने। हमें खुद आवाज उठानी है, हमें खुद ही कुछ करना है, हमें खुद ही अपने बच्चों को खुद ही ट्रेंड करना है, अगर हम अपने इंडिया को कुछ भी आगे देखना चाहते हैं। तो प्लीज डियर टीचर्स, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज स्किल्स पे भी फोकस करिए स्टूडेंट्स की, कि देखिए बच्चों में कौन सा स्किल है, उनको आप अगर नहीं कराते देन प्लीज उन्हें सजेस्ट करिए कि घर पे जाके इस तरह कोर्स को ज्वाइन करें, कुछ भी इस तरीके का। तो क्या होगा उनके, ठीक है मैं जानता हूँ आपके पास कहने की लैक ऑफ टाइम रहता है, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन आपने एटलीस्ट सजेशन तो दो कि तुम बेटा ये भी करो। तो क्या होगा उनका कहीं ना कहीं इसमें बिल्डअप होगा। क्या बिल्डअप होगा? स्किल्स का रेशियो। मैं बात करूं नेक्स्ट स्लाइड की, व्हाट इज दैट? असेसमेंट रिफॉर्म्स, ओके, अंडरवेली, मूविंग बियॉन्ड मार्क्स, द रियल इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज। ठीक है, तो एनईपी 2020 के बोल्ड शिफ्ट की बात करता है, मार्क्स बेस्ड लर्निंग से निकलकर कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट की तरफ जाना, राइट। यानी कि अब स्टूडेंट्स अब सिर्फ याद करने और लिखने के बिहाफ पर जज नहीं किए जाएंगे, बल्कि उनकी समझ, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, वैल्यूज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जैसे रियल लाइफ स्किल्स को एक्सेस किया जाएगा। लेकिन ये आइडिया जितना अच्छा लगता है ना, मैं सच बताऊं, ग्राउंड पर उतरना उतना ही चैलेंजिंग है। क्यों चैलेंजिंग है? न्यू असेसमेंट टूल्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट के लिए नए रूब्रिक्स, फ्रेमवर्क्स और क्वेश्चन डिजाइन करने पड़ेंगे, जिसके लिए क्या है, लेजीनेस की नहीं, कि हमें रिमूव करनी होगी, हमें थोड़ा सा नया टाइम देना होगा अपने आप से। करेंट टूल्स जैसे एमसीक्यूज, वन वर्ड आंसर्स, ये डेप्थ में नहीं कैप्चर करते हैं कहीं ना कहीं हम लोग। टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो क्रिटिकल थिंकिंग, एथिक्स, लाइफ स्किल जैसे एब्स्ट्रैक्ट आउटकम्स को कैसे एक्सेस करें। ठीक है, सभी टीचर्स इस नए सिस्टम के लिए रेडी नहीं है अभी कहीं ना कहीं। मैनेजिंग लार्ज स्केल डेटा, अगर हर स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम इंडिविजुअली ट्रैक करने हैं तो डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और उसकी रिपोर्टिंग का सिस्टम बनाना पड़ेगा। रूरल स्कूल्स की अगर मैं बात करूं या नॉन डिजिटल क्लासरूम्स में ये काफी टफ होता है। पब्लिक माइंडसेट एंड एक्सेप्टेंस की अगर मैं बात करूं, पेरेंट्स और पब्लिक अब भी मार्क्स को ही रियल सक्सेस का मेजर मानते हैं। मैं मानता हूं, मैं भी मानता हूं कि रियल सक्सेस का मेजर है मार्क्स लाना। बट ठीक है, एक आप लोग एक सिनारियो सपोज करिए एक स्टूडेंट है, मार्क्स ले आया, मैं मानता हूँ ले आया मार्क्स 90 ले आया 100 में, बट क्या प्रूफ है कि वो आगे चल के नौकरी अच्छी सी पा जाएगा? इवन मैं बोलता हूँ कि आप लोग मार्क्स लाए 90, 90, 95 लाइक दिस, बट सपोज करिए अगर आपके पास में स्किल नहीं होता टीचिंग का, आप यहाँ पे खड़े होते, आप यहाँ ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे होते, आप यहाँ पे किसी स्कूल में अपॉइंट होते, अगर आपके पास में स्किल नहीं होता, इवन मैं कह रहा हूँ बोलने का ही मान लीजिए स्किल नहीं होता, नो सर। तो बिल्कुल भी नहीं होते। कहीं ना कहीं स्किल्स की नीड है। सो प्लीज स्किल्स के ऊपर फोकस करिए। ठीक है, तो इस चीज को मेजर, मैं मानता हूँ मेजर करिए, बट एक कितना एक लिमिट होती है, केवल उससे हम जज नहीं कर सकते कि बच्चा बेवकूफ है। आपने देखो बहुत सारे एक्टर्स क्या कहते हैं आजकल जो हैं, या फिर क्रिकेटर्स, क्या हुआ, 10th फेल हो गए थे। कौन हुआ था 10th फेल? वैसे मैं तो भूल गया हूँ, आप लोग बताइए अगर आप लोगों को याद हो। आई थिंक सचिन तेंदुलकर। कौन था सचिन 10th? तेंदुलकर। एग्जैक्टली, तो क्या हुआ था, वो 10th फेल सब बुकों में। जो आप सोचिए, आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसी बुक में, सोचिए जीके की बुक में आई थिंक मेंशन मिलता है, सोचिए, जबकि क्या है 10th फेल। देखा जाए मैं तो कहता हूँ आपके स्कूल का बच्चा इवन जल्दी फेल नहीं आजकल होता है, जल्दी तो नहीं होता है, लेकिन क्या वो बच्चा उनकी काबिलियत पे है खड़ा? नहीं खड़ा है। क्यों? देयर इज अ लैक ऑफ स्किल। स्किल का कहीं ना कहीं लैक हुआ है। यही तो हुआ आखिर, मुझे तो नहीं लग रहा कोई विशेष रीजन हुआ, तो यही रीजन है। ठीक है, तो जब तक ये माइंडसेट नहीं बढ़ेगा तब तक नए असेसमेंट मॉडल्स को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा, अगर आपको एक्सेप्ट एक्चुअली में करना है तो। क्या कहते हैं, रियल ट्रांसफॉर्म तभी होगा जब असेसमेंट से परफॉर्मेंस को नहीं बल्कि पोटेंशियल को भी मेजर करें हम लोग। मैं कह रहा हूँ परफॉर्मेंस को बिल्कुल मेजर करिए, जम के करिए, बट पोटेंशियल के भी बच्चों को मेजर करिए। ठीक है, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अगर बात करूँ द डिजिटल लीप, ओके, द डिजिटल लीप, ब्रिजिंग द डिवाइड और widening इट, ओके, तो एक मिनट, हाँ, पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन डिजिटल लाइक दिस, इसमें जो भी मैंने लिख रखा है, हालांकि मैं सच बताऊं मैं इसे फॉर्मेलिटी बताता हूँ। क्यों? क्योंकि ये भी कहीं नहीं फॉर्मेलिटी, पीपीटी जो कहते हैं ना, हम लोग के जो एक्चुअली माइंड में थॉट्स आ रहे होते हैं एग्जैक्टली वही होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, एनईपी 2020 डिजिटल लर्निंग पर बहुत ज्यादा जोर देता है,
जैसे दैट्स व्हाई आई थिंक ऑनलाइन आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है, इसीलिए उसे फ्यूचर लर्निंग का फाउंडेशन माना जा रहा है कहीं ना कहीं, और सच में है भी। लेकिन सवाल ये है माय डियर, डिजिटल रिवॉल्यूशन सबके लिए इक्वल है? ये सिर्फ उनके लिए जो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं? क्या ये डिजिटल लीप सच में ब्रिज बना रहा है, या गैप और बढ़ बढ़ा रहा है? बताइए। सर ऑफ कोर्स बताइए। बढ़ा रहा है, बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट बी डिजिटली कनेक्टेड, और इतना फैसिलिटीज सबके पास तो अवेलेबल नहीं बिल्कुल। होगा। बिल्कुल। मैं देखिए, मैं किसी के एग्जाम्पल नहीं दे रहा, बिल्कुल राइट आप बोल रही हैं दीपा मैम, अगर मैं अपने एग्जाम्पल उठाऊं, मैं किसी का नहीं देता एग्जाम्पल, मैं अपना उठाता हूँ। मैंने अभी सोचे 6 मंथ्स पहले ही लैपटॉप लिया है। इसके अलावा मेरे पास में कोई लैपटॉप नामक जैसी कोई चीज नहीं थी। मैं सिंपल फोन यूज करता था। सिंपल मैं बता रहा हूँ, तब तक मुझे ही पता है कि मैंने किसी प्रॉब्लम्स कैसी कैसी फेस करी हैं। क्यों? विदाउट लैपटॉप कहने की आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, पीपीटी क्रिएट करने में, वर्कशॉप्स कंडक्ट कराने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूँ, कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हुई मुझे। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, डिजिटल एजुकेशन के थ्रू हमें कई नए बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे लर्निंग रिसोर्सेज का एक्सेस होना वर्ल्ड वाइड लेवल पर पॉसिबल हो गया है आजकल। कहीं ना कहीं एआई बेस्ड पर्सनलाइज लर्निंग से बच्चे अपने पेस पर सीख सकते हैं। कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल कोलैबोरेशन पॉसिबल है। कहीं ना कहीं जूम क्लासरूम्स आज जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, कोलैबोरेशन ही चल रहा है। इंटरनेशनल वेबिनार्स, वर्चुअल लैब्स, आप लोग सोचिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से मेरा वेबिनार अटेंड कर सकते हो, इवन मैं आपका कर सकता हूँ। तो क्या कहने के ग्लोबल कोलैबोरेशन, ग्लोबल कनेक्ट है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस और ओनरशिप को बढ़ाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी तभी काम करती है जब स्टूडेंट्स के पास सही टूल्स और सपोर्ट हो। मैं बार बार टूल्स पे ही फोकस कर रहा हूँ, स्किल्स और सपोर्ट को लेकर बस। 3 मेजर वर्कशॉप के मैं अगर बुलेट्स पॉइंट की बात करूँ, क्या सपोर्ट, टूल्स, एंड मैंने किसकी बात करी एक और पॉइंट मैंने नाम लिया था। ठीक है, कोई इशू नहीं, स्किल्स, सॉरी, यस। ठीक, चैलेंजेस की बात करूं, लेकिन ये प्रोग्रेस सब सब जब तक नहीं पहुंची इसमें, सब तक नहीं पहुंची। इसमें कुछ सीरियस बैरियर्स भी हैं, जैसे कहीं ना कहीं डिवाइसेस और कनेक्टिविटी की कमी। पूरी इंडिया में हाई स्पीड इंटरनेट और डिवाइसेस हर स्टूडेंट के पास नहीं है, स्पेशली रूरल और रिमोट एरियाज में डिजिटल लर्निंग पॉसिबल ही नहीं है। कहीं ना कहीं डिजिटल लिटरेसी, टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को ट्रेनिंग की जरूरत है। भाई बहुत से स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर देखे, फिर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को स्क्रीन पे रेड रेड कुछ लाइंस दिख रही हैं, ड्रॉ हुई, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। अब मैं अगर बात करूं, डिजिटल लिटरेसी तो है कहीं ना कहीं। सोचिए, मैं अभी इतना, अभी एक्चुअली चांस मैं जो बिजी भी हूँ। सोचिए मेरे पास में ना ही टाइम है, ना मैं इतना दिमाग लगा रहा हूँ कि इसको कैसे मैं रिमूव करूँ। इरेजर मैं कहाँ से लाऊंगा डिजिटल? ठीक है। तो मुझे क्या है, कहीं ना कहीं लिटरेसी वाली तो बात आ गई ना यहाँ पे। तो ये चीज कहीं ना कहीं दोनों कहीं ना कहीं लैक हो रही है। ठीक है, और मैं इसलिए नहीं ध्यान दे रहा हूँ, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, क्योंकि आई थिंक वर्कशॉप का होना मैंडेटरी, आप तक मेरा बोलना मैंडेटरी है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि मैं लाइंस को इरेज कर रहा हूँ, मैं लाइंस को क्रिएट कर रहा हूँ, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एज वेल एज मैंडेटरी। ओके। सिर्फ सिर्फ डिवाइस होने से काम नहीं चलेगा, मैं अगर एक सही से बोलूं, उसे पर काम करना, उस पर मैनेज करना सब कुछ आना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, डिजिटल पुश के साथ चाइल्ड सेफ्टी, डेटा प्राइवेसी और एथिकल यूज का भी इशू बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं। तो ये सब अगर टाइमली एड्रेस नहीं हुआ, तो आई थिंक डिजिटल डिवाइस एजुकेशनल इनइक्वालिटी को और डिपेंड करेगा। इवन मैं तो यहाँ पे सोचे रिडक्शन की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो एनहेंस कर देगा, बढ़ा देगा। तो डिजिटल एजुकेशन एक पावरफुल इक्वलाइजर बन सकता है, लेकिन तभी जब हम उसे एक्सेस कर पाए, लिटरेसी रेट इंक्रीज हो और सेफ्टी, तीनों का ध्यान रखा जाए। अगर हम सिर्फ सिटी लेवल सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं, तो रूरल इंडिया से इस रेस से पीछे रह जाएगा। ठीक है। तो ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिविंग डिवाइसेस, इट्स अबाउट बिल्डिंग कैपेसिटी, कॉन्फिडेंस एंड कनेक्टिविटी। ओके, इट्स द मेजर। कम ऑन द नेक्स्ट वन। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट इज नेक्स्ट? Internationalization, internationalization's untold story, opportunities and risks for Indian education. एग्जैक्टली मैम ने बिल्कुल सही बोला, थैंक यू सो मच मैम फॉर सपोर्टिंग मी। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं जब बात करूं इन सब चीजों की, ठीक है, तो एनईपी 2020 एक बोल्ड विजन प्रेजेंट करता है। मैं अगर बात करूं जिसमें इंडियन हायर एजुकेशन को ग्लोबलाइज करने की बात होती है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इंडियन इंस्टीट्यूशंस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करना, फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में कैंपसेस खोलने की परमिट करना, एज वेल देना, और ग्लोबल कोलैबोरेशन, जैसे मैंने अभी अर्लियर डिस्कस करा, स्टूडेंट मोबिलिटी और रिसर्च पार्टनरशिप्स को बूस्ट करना।
लेकिन यहाँ ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं, वहीं कुछ जहाँ पे भी हैं वहीं कुछ सीरियस रिस्क भी छिपे हुए हैं। रिस्क आपके जैसे कि अपॉर्चुनिटीज में मैं अगर बात करूँ, अट्रैक्टिंग फॉरेन स्टूडेंट्स। तो आप लोग देखा होगा फॉरेन के लोग क्या है, बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं इंडियन से, और इंडियंस फॉरेन से कहीं ना कहीं। तो क्या इशू है, इंडियन यूनिवर्सिटीज अब ग्लोबली विजिबल बन सकती हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे तो ग्लोबल क्लासरूम कल्चर डेवलप होगा। एग्जैक्टली। ग्लोबल रिसर्च कोलैबोरेशन की अगर मैं बात करूं, तो क्या है, इंडिया के रिसर्चर्स ग्लोबल लैब्स फंडिंग और पब्लिकेशंस के साथ काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एनहेंसिंग ग्लोबल एक्सपोजर फॉर इंडियन स्टूडेंट, यू नो, इंडियन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स, इंटर्नशिप्स और ज्वाइंट डिग्री मॉडल्स के थ्रू अब्रॉड भी जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ रिस्क की, मैं बात करूँ इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में आएंगी, क्या उनका स्टैंडर्ड रेगुलेटेड होगा? उनकी डिग्रीज का वैल्यू क्या होगा? बताइए आप लोग। उनकी डिग्रीज का क्या वैल्यू होगा, और क्या उनका स्टैंडर्ड रेगुलेट हो सकेगा? नो सर। नहीं, और सर उनको मॉनिटरिंग, टू मॉनिटर ऑल्सो इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अस, ये सब। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। इन लैंग्वेज बैरियर लाइक दिस काइंड ऑफ होंगे। हाँ पोटेंशियल ब्रेन ड्रेन। ठीक। ब्राइट इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन अपॉर्चुनिटीज चूज करके परमानेंटली माइग्रेट कर सकते हैं। इंडिया के स्किल्ड माइंड्स को लॉस हो सकता है कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूं। मेंटेनिंग कल्चरल एंड करिकुलम आइडेंटिटी, अगर मैं बात करूं, तो फॉरेन कोलैबोरेशन के चलते क्या हम अपनी कल्चर रोटनेस की, अगर मैं बात करूं, जो रट्टाफिकेशन जिसे मैं जनरल भाषा में मैं बोलता हूँ, जी। रटन तो विद्या, हाँ। और इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को साइड लाइन कर देंगे, लगता है। नहीं सर, पेरेंट ही नहीं कभी उस चीज को एक्सेप्ट करता। बिल्कुल। पेरेंट ही नहीं एक्सेप्ट करता तो कैसे? पेरेंट नहीं एक्सपेक्ट करता सर। हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। आई एक्सेप्ट। थिंक मैम योर नेम इज शालिनी, राइट? यस, यस सर, Okay, यस। very good, ma'am. Very good. I am so thankful that I got an audience like all of you. Means आप लोगों का देखिए कोलैबोरेशन बहुत नीडेड है। कॉपरेशन डुअल सी का प्रिंसिपल मैं वैसे बोलता हूँ। कॉपरेशन एज वेल एज व्हाट, कोलैबोरेशन। ओके। जी, सो जी। तो मैं अगर एक रिफ्लेक्शन पॉइंट छोटा सा बोलूं, तो क्या इंडियन एजुकेशन ग्लोबल बनने के चक्कर में अपना स्वभाव को देगा? बिल्कुल भी नहीं। ओके। सो क्लोजिंग लाइंस, अगर मैं इस पीपीटी को मैं कंक्लूड करूं, इस स्लाइड को कंक्लूड करता हूं अगर जब भी मैं, तो क्या इंटरनेशनलाइजेशन की जरूरी कदम है, पर बिना क्लियर ग्रेजुअल्स के ये अपने साथ पावर इम्बैलेंस, आइडेंटिटी आइडेंटिटी डाइल्यूशन ऑफ पॉलिसी रिस्क भी ला सकता है कि नहीं, मैं बात करूं, हमें ग्लोबल बनना है लेकिन ऑन अवर टर्म्स। कहते हैं ना, हमारे अपने प्रिंसिपल हैं, हम लोग भारतीय हैं, हमारे अपने प्रिंसिपल्स हैं। हमें ग्लोबल बनना है। हमें ग्लोबल बनना है, मैं नहीं कह रहा नहीं बनना, मैं खुद बनना चाहता हूँ, इवन मैं आप सबसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ, सलाह देता हूँ। बट हम अपने कल्चर्स को थोड़े ना भूल सकते हैं, उसमें हमारे लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस चलेंगे, नॉट उनके। लेकिन हाँ जी सर, लेकिन आज की जनरेशन जो है वो, कहते हैं ना, एक अंधाधुंध फॉलो करे चली जा रही है, विदाउट बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हमारा हिंदुस्तान की, जो हमारी इंडियन कल्चर। संस्कृति, कल्चर है। जी, 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल का जो यूथ आप लोग देख रहे हैं बराबर, वो फॉरेनर्स की रील्स देखेंगे, सब हाँ, कुछ। हाँ। नहीं कहता रील्स मत देखे, लेकिन हम लोग एक चीज बोलते हैं हिंदी में ना, इवन एज अ पेरेंट्स हम लोग भी समझाते हैं क्या, कि हम लोग बोलते हैं नहीं बेटा, एक अच्छी चीज लो, हर किसी इंसान से, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेन, बिल्कुल। अच्छी चीजों को, अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करो, बेकार चीजों को क्या बोलते हैं, डिलीट करो। हम लोग लाइक दिस बोलते हैं। बट क्या यूथ आजकल का इवन नहीं समझता, जिसका परिणाम कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं। कोविड में भी इवन हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बहुत बहुत तरीके की अफवाहें सुनी। ठीक है, मुझे आज भी मैं सच तो कंफ्यूज हो गया कि मेरे माइंड में वो रहस्य ही रह गया, कितनी सच थी, क्या अफवाह है, व्हाट इज, मतलब क्या है भाई। ठीक है, जो भी है। ठीक है। तो हमें ग्लोबल बनना है, लेकिन ऑन अवर टर्म विद अवर वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स इंटेक्ट। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे विदेशी क्या है, वो इंडियंस का कल्चर से अडॉप्ट कर रहे हैं। इंडियन का कल्चर, कि वो मंत्र सीख रहे हैं। ठीक है, वो आगरा आते हैं, जो भी लोग, अगर यहाँ पे कोई हाँ। आगरा से होगा तो ताजमहल, इवन जो लोग गए होंगे तो उनको ये चीज रिलेट कर पा रहे होंगे इजिली, क्या है वो आगरा आते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं वो भी हमारा कल्चर अडॉप्ट है। बट क्या हम उन्हीं के में रम गए हैं कि नहीं 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 वही सही है, हम गलत हैं? हम नहीं कह रहे गलत हैं, ठीक है, वो भी अपनी जगह बहुत सारी जगहों पे सही है। बट कुछ चीजें होती हैं कि हम लोग सारी चीजें नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं। हमें भगवान ने भारतीय बनाया, तो जाहिर सी बात है हम लोग उसी के नेचुरल फिनोमेना में ही ढल सकते हैं। भाई हम लोग उसको कर दे, यहाँ पे सीजन जो है, अगर मैं ऑल टाइम क्या है, चेंज होता रहता है, वहीं पे मोस्टली जगह क्या होता है, ठंडी रहती है। विंटर्स का सीजन आप देखोगे। बट अगर हम लोग सोचिए हर समय विंटर में रहते हैं, सोचिए कुछ महीनों में ही हम लोग एकदम परेशान होने लगते हैं। ठीक है। तो वही चीजें मैटर करती हैं। हम लोग इस चीज को, हम लोगों को आई थिंक समझने की, खासकर हम लोगों को ज्यादा हमारे बच्चों को समझने की जरूरत है
ठीक है, कि इस पे हम लोग वर्क करें, कि हमारा कल्चर जो चीजें कहते हैं ना, जितने मिला उतने में खुश रहो, हम उतने में ही देखा जाए बहुत बेस्ट कर सकते हैं, बट हमारे वी पास नीड टू बहुत कुछ कंसीडर। है जिसे हमारी जनरेशन और हम बीइंग एन इंडियन सर वैल्यू नहीं करते। हमारे बिल्कुल पास बहुत कुछ है, दुनिया से बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास, हम हमेशा भगवान को जब भी हम पूजा करते हैं दिन में, हमेशा हम हाँ, थैंकफुल करते हैं कि हमें इंडिया में जैसे एक देश में हमारा जन्म हुआ है, बर्थ जी। मुझे मिला है ऐसे जगह पे जहाँ पे सोचो सब कुछ अवेलेबल है, ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट कर रही है अभी भी। वरना विदेशों में ह्यूमैनिटी अब नहीं बची है उतनी, बहुत ज्यादा बची हुई, तो वो क्या लगता है, सपोज करिए हम वहां गए तो वो क्या लगता है, अगर सपोज कि किसी ने गुनाह विदेशी बच्चे ने करा, एक गुना मैंने या किसी ने करा है, तो किसकी वो साइड लेंगे, जाहिर सी बात है वो अपने बच्चे की साइड लेंगे, ना कि हमारे जैसे इंडियंस की। तो आई थिंक इससे ठीक हम लोग अपने में एक दूसरे को अगर हम लोग बढ़ावा देंगे, एक दूसरे को बेस्ट बनाएंगे, आई थिंक वो बेनिफिशियल होगा, रादर देन कि हम लोग नेक्स्ट कल्चर को अडॉप्ट करें। और आई थिंक उसमें टाइम भी लगेगा, वहीं कहीं ना कहीं आपकी टाइम ज्यादा जाएगा, और वहीं सोचिए अगर आपका टाइम जब वहां जा रहा है अडॉप्ट करने में आपका टाइम, इससे ठीक आप यहाँ पे नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करो, यहाँ पे उसी टाइम को आप करो, तो यहाँ पे क्या हुआ, जल्दी आप जल्दी उसी चीज को स्पीड में पकड़ के कर सकते हो, है ना। इफेक्टिविटी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो अगर एक लास्ट स्लाइड की इसकी बात करूं, अनलॉकिंग द फ्यूचर की बात करूं, तो दोस्तों हमने एनईपी के कई एस्पेक्ट को डिकोड किया आज की वर्कशॉप में, फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमेरेसी, लाइक दिस। लेकिन ये सब तभी प्रैक्टिकल बनेगा जब हम सब कुछ कोर चैलेंजेस को सिस्टमेटिकली एड्रेस कर लेंगे, देन ये, यानी एनईपी के विजन को एक्शन में लाएंगे, यानी कि हमारा विजन एंड मिशन ही एनईपी की बातें बनेगा, ठीक है। तो ये हमें तीन चीजों का सॉलिड काम करना है, किस पे, स्ट्रैटेजिक फंडिंग, हर रिफॉर्म के पीछे इन्वेस्टमेंट छुपा होता है, स्कूल कॉलेजेस टीचर ट्रेनिंग डिजिटल इंफ्रा सबके लिए सस्टेनेबल और नीड बेस्ड फंडिंग मॉडल चाहिए। सिर्फ अनाउंसमेंट से सिस्टम नहीं बदलता बनता, इवन इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैसा, प्लानिंग और पॉलिटिकल विल लगती है, विल पावर कहने की, एस्पिरेशन नीड एलोकेशन, बिना बजट के विजन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में रह जाता है। एग्जैक्टली एनईपी का डॉक्यूमेंट आया था क्या, 9th क्लास इंटर्नशिप बच्चों को भेजेंगे, क्या हुआ, डॉक्यूमेंट में बदल के रह गया, पढ़ आप आज भी सकते हो बट इंप्लीमेंट कितना वो हम और आप ही जानते हैं, ठीक है। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, एनईपी का सक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, टीचर्स, स्टूडेंट, पेरेंट्स, एनजीओज, एडटेक कम्युनिटी, सबका मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। हर स्टेक होल्डर को एनईपी का ओनर बनना होगा, सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं। मीन्स जब क्लासरूम के हर मेंबर को पॉलिसी का पार्ट बनाया जाए, तभी चेंज रियल होता है। एग्जैक्टली कंटिन्यूस इवेल्युएशन, सीबीएसई ने हालांकि ये वाली पॉलिसी अप्लाई भी करी, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। पॉलिसी एक बार बन गई मतलब काम खत्म नहीं हुआ। एनईपी की इम्पैक्ट मॉनिटरिंग, आउटकम बेस्ड रिव्यू और ग्राउंड लेवल फीडबैक लूप्स होनी चाहिए, राइट। अगर हम कुछ काम नहीं कर रहा है तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करेक्शन हो। मींस पॉलिसी तभी जिंदा होती है, मरी हुई पॉलिसी तभी जिंदा होती है जब उसे ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से इवॉल्व किया जाए। मींस अगर मैं क्लोज, अब मैं इस पूरी पीपीटी को वाइंड अप करूं, तो एनईपी 2020 एक रिवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट है, लेकिन हर रिवोल्यूशन को चलाने के लिए नीति से ज्यादा नियत चाहिए होती है, माय डियर टीचर्स, नियत चाहिए। मींस हम सब के अंदर, सबको अंदर एबिलिटी है, स्किल्स हैं, बट वी नीड टू इम्प्लीमेंट। और जिस दिन मैं दावा करके कह सकता हूँ हमने इम्प्लीमेंट अच्छी तरह कर दिया, मैं जानता हूँ हमारे अकेले के बस का कुछ भी नहीं है, कहते ना एक अकेला चना कुछ नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ, बट अगर हम सब लोग एक साथ मिलके कोलैबोरेशन करें और इस चीज को इम्प्लीमेंट करें, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं इस वर्ल्ड में। ये तो एक बहुत छोटी सी चीज है एनईपी को इम्प्लीमेंट करना, पता नहीं लोगों ने कितने बड़े बड़े कर्म हम लोगों से पहले करके जा सके हैं, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, ठीक है। अगर हम फंडिंग, पार्टिसिपेशन और फीडबैक को ऑनेस्टली ट्रीट करें, तो हम एनईपी को सिर्फ पॉलिसी नहीं, एक पीपल्स मूवमेंट बना सकते हैं। जो आज के हम लोग सोचिए वर्कशॉप ले रहे हैं एनईपी की, सोचिए उसी चीज को हम लोग रियल में देखेंगे तो क्या होगा, वो तो असलियत में आपकी वर्कशॉप चलेगी। ये तो केवल मैं क्या कर रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट ही तो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया पीपीटी के फॉर्म में, क्या करा मैंने तो कुछ खास नहीं करा, मैं तो सीधे बोला मैंने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। जब तक हम इसे रियल में नहीं कर पा रहे हैं, एनईपी एनईपी करके कोई मतलब नहीं है, हमें वी हैव टू इम्प्लीमेंट। सो ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। आप सभी का कोऑपरेशन नीडेड था इस पूरी मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इसके लिए मैं तहे दिल से हमेशा से धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू थैंक सर, यू थैंक सर। यू सर। नो नीड टू से थैंक थैंक्स, यू इट सर, वाज माय थैंक यू। प्लेजर। It was my pleasure that I got an audience like all of you. Okay. So thank you so much. No need to say thanks, please. ये बल्कि मेरा प्लेजर था, सौभाग्य था कि मुझे आप सभी जैसी ऑडियंस मिली, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि प्लीज थैंक्स मत बोलिए आप लोग, ठीक है।
मेरी तरफ Yeah. से आप सभी को थैंक्स है। Yes, I believe indeed it was a wonderful session. I could see so many people, actively participating in the Q&A. So, lots and lots of appreciations to the resource person of the day, Mr. Raghavendra Dwivedi. However, Raghavendra sir, I would like to request you to give a glimpse about our Train the Trainer session, which is going to start from tomorrow to the audience. Maybe someone might यस be श्योर, interested in it. Yes. श्योर श्योर श्योर। डियर टीचर्स, मैं हमेशा से बोलूंगा कि जो आपका जो ट्रेन द ट्रेनर, अभी मैंने देखिए एनईपी में बात करी कि टीचर्स ट्रेनिंग इज मैंडेटरी एज वेल एज रिक्वायर्ड है। क्यों? आपको टेक से भी बनना पड़ेगा, और टीचर्स ट्रेनिंग आपकी मैं अगर बात करूं, जो भी लोग सीबीएसई रिसोर्स पर्सन भी बनना चाहते हैं, तो आई थिंक इट्स मैंडेटरी टू अटेंड। आपको एक कोर्स पहले से टीटीटी विच इज नोन एज ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, आई थिंक डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, जो कि ऑलरेडी चल रहा है। आपका 14 बैच आई थिंक कंप्लीट हो चुका है, आई थिंक, मुझे नहीं पता। ठीक है। इवन क्या कहते हैं, आपको जो, अगर मैं बात करूं कुछ, मैं अगर आपको झलक की बात करूं, तो आप सबसे पहले कुछ स्किल्स काफी जो बेस्ट मुझे लगे, जो मैंने सीखे। सबसे पहले तो पीपीटी बनाना। एक्चुअली जो पीपीटी मैं आपको बताऊं ऐसे नहीं बनती है कि मैंने उसमें टाइटल मेंशन कर दिया, सम ऑफ द ग्राफिक्स ऐड कर दिया, दैट्स ऑल। पीपीटी में कुछ स्किल्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, विच एवर आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम द एसएनटीटीसी ऑर्गेनाइजेशन। मिस्टर रवि सर हैज ऑलरेडी मेड मी लर्न सो मेनी थिंग्स। आइस ब्रेकर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, यू ऑल डेफिनेटली विल नो। आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने आप लोगों को ऐसी सेशन में एंगेज कर लिया, मैंने कुछ क्वेश्चन पुट अप कर दिए और आप लोग एंगेज हो गए? प्लीज इस चीज का आंसर करिए पहले मुझे। नहीं सर, सिर्फ पीपीटी नहीं, मैं तो ज़्यादा आपकी वो बातें सुन रही थी जिससे कि स्किल पैदा होता है। एग्जैक्टली, बर्थ हो कहीं ना कहीं। तो वहां पे क्या था, पीपीटी ही नहीं था केवल, तो मैंने बहुत सारी चीज, जितनी चीजें आप लोगों ने मुझ में देखी हैं, मैंने एक एक चीज मैंने एसएनटीटीसी में सीखी है। अगर मैं बात करूं, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, ठीक है, जैसे कि राजेश्वरी मैम लिख रही है, इट्स रिक्वायर्ड लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन। नो मैम, आपको केवल जैसे ही आपका स्किल डेवलप हुआ ना, इवन मैं बताऊं, मैंने सर की क्लासेस 1 मंथ केवल अटेंड करी हैं, और आज मुझे भी नहीं पता कि मैं इस तरह वेबिनार अपने लूंगा और मैं आप लोगों के सामने से रिप्रेजेंट करूँ और आप लोग एंगेज हो जाओगे, मुझे नहीं पता था, सीरियसली बता रहा हूँ। पीपीटी कैसे स्ट्रक्चर करना है, आपको किस टाइम पे टीचर से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, आपको अपनी टाइम मैनेज कैसे करना है। सपोज करिए मेरे वेबिनार की टाइमिंग क्या थी, 7:30 to 8:30, मुझे उतने ही टाइम ड्यूरेशन में आपसे इंटरेक्ट भी करना, अपनी पीपीटी को भी वाइंड अप करना था, अपने पॉइंट्स को भी रखना था, आपके भी पॉइंट्स को सुनना, आपको रिप्लाई भी देने हैं। ठीक, लास्ट में मुझे जो है कुछ मुझे रिव्यूज भी कलेक्ट करने हैं, टेस्टिमोनियल्स, तो क्या है वहां पे, मुझे टाइम मैनेजमेंट करना। तो कहीं ना कहीं मैं डेफिनेटली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज एक बार ट्राई करिए कि आप रवि सर का जरूर एक बार जरूर ज्वाइन करिए कोर्स। डेफिनेटली मुझे, मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, मुझे फिलहाल बहुत बेनिफिट हुआ, डेफिनेटली आई गॉट बेनिफिटेड टू। प्लीज ज्वाइन द नेक्स्ट सेशन ऑफ रवि सर, आई थिंक इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, यू ऑल कैन ज्वाइन। ओके। एंड मेंबरशिप, आप जो भी डिटेल्स हैं वो रवि सर आपको ऑलरेडी, ही विल टेल टू यू, ही विल इन्फॉर्म टू यू, सो प्लीज ज्वाइन। Thank you so much, Raghavendra sir.